हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। और आज हम यहाँ पर 8 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सारे फैक्ट आराम से एंड तक देखिएगा, सारे करंट अफेयर आराम से सुनिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। मानसून की सेल आपके लिए कंटिन्यू है एप्लीकेशन पर, तो आपको सभी कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तब तक आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस कर लेते हैं 8 जुलाई के हमारे करंट अफेयर। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की। 2026 का ये इंडेक्स है जिसमें इंडिया को 125वीं रैंक पर रखा गया है। मतलब इंडियन पासपोर्ट को 125वीं रैंक यहां पर दी गई है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। अच्छा, इंडेक्स कौन जारी करता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन। ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन, ये इस इंडेक्स को जारी करती है। इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, किसी देश के पासपोर्ट से दुनिया में ट्रेवल करने की फैसिलिटी कितनी अच्छी है, जॉब्स कितनी अच्छी उनको मिल सकती है, उनकी लाइफ स्टाइल कितनी बेटर हो सकती है किसी भी देश में, क्योंकि उनका पासपोर्ट एक ऐसे देश से आता है जो कि बहुत ज्यादा उन्नत है या फिर जिस पर वर्ल्ड ट्रस्ट करता है। तो इस आधार पर देखा जाता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। एक और इंडेक्स आता है जिसे कहा जाता है हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वो काफी बार जारी किया जाता है साल भर में, लेकिन ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन का जो इंडेक्स है ये साल में एक ही बार जारी किया जाता है। अब आपको ये एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर पता चलेगी कि लास्ट ईयर जब इंडेक्स आया था तब इंडिया को 124वीं रैंक पर रखा गया था, लेकिन अब 2026 में इंडिया को 125वीं रैंक पर रखा गया है। इंडिया के पासपोर्ट की रैंक एक स्तर यहां पर गिरावट देखने को मिली है हमको। ठीक है, इस इंडेक्स में टोटल 197 कंट्रीज को रैंक किया गया, 197 देशों के पासपोर्ट को इस इंडेक्स में रैंक किया गया है। ऑल ओवर किसी भी देश के पासपोर्ट से बिना वीजा ऑन अराइवल कितने देशों में यात्रा की जा सकती है, वर्ल्ड में उस देश के पासपोर्ट पर कितना ट्रस्ट किया जाता है, इस आधार पर इंडेक्स में रैंक किया जाता है किसी भी देश के पासपोर्ट को। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर जिस देश का पासपोर्ट है यह है स्वीडन। स्वीडन का पासपोर्ट पहले नंबर पर रहा, दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट। सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड और थर्ड पर रखा गया है फिनलैंड के पासपोर्ट को। आपको पता है एशिया का केवल एक ही देश है जिसका पासपोर्ट टॉप 10 में आया है, कौन सा? तो यह है सिंगापुर। सिंगापुर के पासपोर्ट ने टॉप 10 में यहां पर जगह बनाई है। टॉप 3 में स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड देखने को मिलता है। इंडियन पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया के पासपोर्ट को 125वीं रैंक पर रखा गया है। ओके, 2026 में यह इस इंडेक्स का 5वां एडिशन था। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया? बिंतांग आदिपूर्णा ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडोनेशिया देश का। तो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अपने यहां के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है और इसका नाम है बिंतांग आदिपूर्णा। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। इन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता में ये अवार्ड दिया है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है भारत के पीएम को। एक्चुअल में ये जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना, ये ऐसे किसी व्यक्ति को अदर देश के हेड को दिया जा सकता है जिन्होंने इंडोनेशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया हो। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया और इंडोनेशिया के जो रिलेशन है उनको मजबूत करने में, जो पार्टनरशिप है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको आगे बढ़ाने में काफी अच्छा काम किया है। इसीलिए बिंतांग आदिपूर्णा ये इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। सबसे पहली बार इंडोनेशिया ने यह अवार्ड शुरू किया था 1959 में।
आपको पता होना चाहिए कि मई मंथ में, जून मंथ में काफी सारे अवार्ड, सिविलियन ऑनर भारत के पीएम को दिए गए हैं। कुछ हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। एक है ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये स्वीडन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि भारत के पीएम को मई मंथ में दिया गया था। नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये नॉर्वे का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था भारत के पीएम को। और जून मंथ में स्लोवाकिया ने ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस दिया था, अपने यहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो ये सारे भारत के पीएम को दिए गए हैं, काफी सारे अवार्ड हैं, पर इन पर एक बार नजर डाल लेना। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ठीक है, इसे कहा जाता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है आलोक कुमार मित्तल को। कौन बने? डायरेक्टर जनरल आलोक कुमार मित्तल। अब यहां पर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपॉइंटमेंट कमिटी है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने 3 जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है। 3 में से एक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 यहां पर इंपॉर्टेंट है, हम उनकी बात करेंगे। एक है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए आलोक कुमार मित्तल, ठीक है। 1993 बैच के हरियाणा कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर है। अब इनका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, 30 जून 2029 तक रहने वाला है, जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल आलोक कुमार मित्तल बन गए। इनके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसके नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है अमित गर्ग को। यह कौन सी संस्था है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसके डायरेक्टर कौन? अमित गर्ग। अमित गर्ग के पहले आलोक रंजन इस पद पर थे, अब इनको रिप्लेस किया है अमित गर्ग ने। अमित गर्ग आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो ये 2 संस्था हो गई, 2 संस्था, और एक का डायरेक्टर जनरल बनता है हाईएस्ट पोस्ट, और एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें तो इसमें डायरेक्टर का पद होता है, जो बने हैं अमित गर्ग। हम एक एक संस्था की बात करते हैं। सबसे पहले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो संस्था है, भारत में पुलिस रिफॉर्म, उनकी ट्रेनिंग, उनके क्षेत्र में रिसर्च, पॉलिसी डेवलपमेंट, इनके लिए काम करने वाली एक नेशनल एजेंसी है। 1970 में यह संस्था बनी थी और भारत में गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन? तो ये बने हैं हाल ही में आलोक कुमार मित्तल। इनके बाद सेकेंड जो ऑर्गेनाइजेशन है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ओके, ये संस्था भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, लेकिन ये देश में क्राइम डेटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारे काम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा किए जाते हैं। यह संस्था 1986 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में देखने को मिलता है। तो ये 2 संस्था, दोनों के हेड मैंने आपको बता दिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए मानसून सेल कंटिन्यू है। 12 जुलाई तक आपके लिए ये सेल चलती रहेगी, जहां पर अप टू 90% तक आपको सभी कोर्सेस पर ऑफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आज के स्पेशल ऑफर में आप जीएस-पीवाई क्यूज एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्पेशली एसएससी स्टेनो के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे जो भी स्टूडेंट है जो कि एसएससी स्टेनो की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस जीएस-पीवाईक्यूज एनालिसिस को ज्वाइन कीजिए। 2021 से 2025 तक के जीएस के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सारे यहां पर आपको दिए गए हैं विद एनालिसिस। तो ज्वाइन कीजिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने आपको डायरेक्ट दे दी है। इसके अलावा एप्लीकेशन को तो चेकआउट कीजिएगा ही, क्योंकि काफी सारे कोर्सेस फ्री पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, और ऑफर चल रहा है तो फायदा उठाइए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम की पर्वतारोही टेरिंग चौडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी फतह की है? तो भारत की सिक्किम राज्य की एक माउंटेनर है, पर्वतारोही सेरिंग चौडेन, ठीक है।
इन्होंने यूरोप की सर्वोच्च चोटी को फतह किया है और यह है माउंट एल्ब्रुश। कौन सी है? माउंट एल्ब्रुश, यूरोप की सर्वोच्च चोटी। तो सिक्किम की पर्वतारोही है शेरिन चोडेन। इनको याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिक्किम की पर्वतारोही शेरिन चोडेन ने रशिया की सबसे ऊंची या यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुश पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह चोटी 5642 मीटर की ऊंचाई पर है। रूस के क्षेत्र में देखने को मिलती है माउंट एल्ब्रुश, है ना। अगर शेरिंग चोडेन की बात करें तो यह 7 समिट चैलेंज की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके पहले इन्होंने अगस्त 2025 में माउंट किलिमंजारो को फतह किया था। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अभी हम बात करेंगे। अब यह दूसरी सर्वोच्च चोटी जिसको फतह किया इन्होंने, यूरोप की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रुश। इसी तरीके से 7 कॉन्टिनेंट और 7 सर्वोच्च चोटियों पर शेरिंग चोडेन चढ़ाई करने वाली है। तो ये सिक्किम की एक पर्वतारोही है, ठीक है। 7 समिट चैलेंज के बारे में आप जानते होंगे। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची जो पीक है, सबसे ऊंची जो चोटियां है, उन पर चढ़ाई की जाती है किसी भी पर्वतारोही के द्वारा, ठीक है। अब 7 सबसे ऊंची चोटियों में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है ना। एशिया में देखने को मिलती है नेपाल में 8848 मीटर। लगभग इसकी ऊंचाई लगभग बढ़ती जा रही है क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में आप सभी जानते हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वर्तमान में काफी जगह पर 8850 मीटर भी इसका डेटा मेंशन किया जाता है। माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है अर्जेंटीना में, 6961 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका यूएसए में देखने को मिलती है। पहले माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता था। 6190 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। यूएसए में ये देखने को मिल जाती है। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी अभी हमने बात की, अफ्रीका के तंजानिया में 5895 मीटर ऊंची। फिर माउंट एल्ब्रुश यूरोप की सबसे ऊंची चोटी रशिया में 5642 मीटर। माउंट विंसन ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है 4892 मीटर। और लास्ट बचती है माउंट कॉसियुस्को, यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है 2228 मीटर ऊंची, है ना। तो ये 7 हाईएस्ट पिक है 7 कॉन्टिनेंट की। इन पर चढ़ाई करते हैं जो 7 समिट्स चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इंडिया के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। ओके, वैभव सूर्यवंशी बिहार से आते हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा। क्रिकेट को अगर आप थोड़ा भी देखते होंगे तो वैभव सूर्यवंशी के बारे में आप जानते होंगे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। तो इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। अभी क्या हुआ था, इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे T20 इंटरनेशनल में 15 साल 99 दिन की उम्र में इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया है। मेंस और विमेंस क्रिकेट दोनों को ही मिला लो तो वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है 37 साल पुराना, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने जब इंटरनेशनल डेब्यू किया था तब उनकी उम्र 16 साल 205 दिन थी। अब इनके रिकॉर्ड को तोड़ा है 15 साल 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने, ठीक है। तो मेंस और विमेंस क्रिकेट दोनों को मिलाकर भारत के सबसे युवा क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया, वैभव सूर्यवंशी। बिहार में इनका जन्म हुआ था, तेजपुर में 2011 में, ठीक है ना। कई रिकॉर्ड्स इनके नाम है, राजस्थान रॉयल के लिए आईपीएल टीम में ये खेलते हैं। हाल ही में किस देश में लगभग 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि की भारतीय सोने की अंगूठियां खोजी गई है? तो ब्राह्मी लिपि जो कि इंडियन वर्तमान जो काफी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है ना, उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट है। ब्राह्मी लिपि से आगे चलकर काफी सारी लैंग्वेजेस निकली। तो अभी क्या हुआ है कि थाईलैंड का एक प्लेस है, एक पुरातात्विक स्थल है, वहां पर 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई सोने की अंगूठियों की खोज की गई है। तो यह पुरातात्विक स्थल कहां पर है? थाईलैंड में। और ये अंगूठियां कहां खोजी गई? थाईलैंड में। थाईलैंड का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम है डॉन याई थोंग। कभी यह क्वेश्चन आ जाए
कि डॉन याई थोंग आर्कियोलॉजिकल साइट कहां पर है, तो ये थाईलैंड में है, पश्चिमी थाईलैंड में देखने को मिलती है। यहां पर खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी सोने की अंगूठियां मिली। अब एक अंगूठी पर प्राचीन भारतीय जो एक लैंग्वेज है, लेखन प्रणाली है, ट्रांसस्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है। और ये जो वर्ड है ना, विशेषज्ञों का कहना है कि ये पुसर खितास वर्ड लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में, जिसका अर्थ होता है पुष्य द्वारा संरक्षित। और आप सभी को पता है ज्योतिषी में पुष्य नक्षत्र को नॉर्मली शुभ माना जाता है, तो इसी से रिलेटेड ये वर्ड है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अंगूठिया, कुछ अंगूठिया है जो नॉर्मल है, कुछ अंगूठियों पर ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिले। ऐसा माना जाता है कि इंडिया से थाईलैंड और उस रूट पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जब ट्रेड किया जाता था मसालों का या अदर चीजों का, तो इंडियन जो ट्रेडर हैं, जो इंडियन बोल सकते हैं कि व्यापारी थे, उनके द्वारा, जो वैश्य समुदाय है इंडिया का, उनके द्वारा कभी अगर थाईलैंड में ये कभी गए थे तो इनकी अंगूठियां वहां पर खुदाई में मिली है। तो थाईलैंड का डॉन याई थोंग एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहां पर खुदाई में 2000 साल पुरानी 2 सोने की अंगूठियां मिली है। थाईलैंड का ये जो प्लेस है, आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, ये लोह युगीन है ना, आयरन एज का माना जाता है, और 2000 साल पुरानी अंगूठियां भी यहीं मिली है। यहां पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट की, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है ना। भारत में आगे चलकर देवनागरी, बंगाली, गुजराती, तमिल, कन्नड़, ये जितनी भी लैंग्वेज निकली है ना आगे चलकर, इनका जो विकास है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही हुआ है। कई भारतीय लिपियों का विकास हुआ है इस ब्राह्मी लिपि के कारण या ब्राह्मी स्क्रिप्ट के कारण। तो भारत की काफी सारी लैंग्वेजेस की जननी मानी जाती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। भारतीय नौसेना 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में अपने किस छठे प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट्स को कमीशन करने के लिए तैयार है? तो 11 जुलाई को इंडियन नेवी में एक स्टिल्थ फ्रिगेट्स जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है, इसको कमीशन किया जाएगा और इसका नाम है महेंद्रगिरी। आप सभी को पता होगा प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 स्टिल्थ फ्रिगेट्स को बनाया गया है, ठीक है ना। हमने पहले भी इसकी काफी बार बात की है। अभी हुआ यह है कि 11 जुलाई को महेंद्रगिरी को कमीशन किया जाएगा भारतीय नौसेना में। प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास की एडवांस्ड स्टिल्थ फ्रिगेट्स। स्टिल्थ फ्रिगेट्स वो युद्धपोत जो कि रडार, सोनार है ना, इनकी नजरों में आए बिना दुश्मनों को चकमा दे सकते हैं, है ना, काफी तेज होते हैं। तो ये होते हैं एडवांस्ड स्टिल्थ फ्रिगेट्स। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास के ऐसी 7 स्टिल्थ फ्रिगेट्स बनाई जा रही है, जिसमें से ये छठा स्टिल्थ फ्रिगेट से जो कि इंडियन नेवी में कमीशन किया जा रहा है। पहले शिवालिक क्लास की प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी हुई फ्रिगेट्स को हम यूज कर रहे थे, युद्धपोत को यूज कर रहे थे, इन सभी को रिप्लेस करेगी नीलगिरी क्लास की प्रोजेक्ट 17A, है ना। ये जो नई स्टिल्थ फ्रिगेट से ये पुरानी शिवालिक क्लास को रिप्लेस करने वाली है। तो नीलगिरी क्लास 7 वॉरशिप की श्रेणी है और 7 वॉरशिप जो है स्टिल्थ फ्रिगेट से, इनके नाम भारत की पर्वतमालाओं पर रखे गए हैं, है ना। तो इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है नीलगिरी क्लास 7th स्टिल्थ फ्रिगेट्स, शिवालिक क्लास की वॉरशिप को ये रिप्लेस करेगी। अब जो 7 स्टिल्थ फ्रिगेट्स से पर्वतमालाओं के नाम पर है, जैसे आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दुनागिरी और विंध्यनगिरी। तो इनमें से आईएनएस महेंद्रगिरी को अब कमीशन किया जा रहा है 11 जुलाई को, ये छठा स्टिल्थ फ्रिगेट से जो कि इंडियन नेवी में कमीशन किया जा रहा है प्रोजेक्ट 17A का, ठीक है। इनमें से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये 4 बना रहा है, और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में जिसका हेडक्वार्टर है, ये 3 स्टिल्थ फ्रिगेट्स को बना रही है। अभी जो महेंद्रगिरी है उसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। भारत और इजराइल के बीच में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता कब से लागू हुआ है? तो भारत और इजराइल के मध्य में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ये लागू हुआ है 4 जुलाई 2026 से। ओके,
इंडिया और इजराइल के मध्य में एक समझौता हुआ था, ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है। समझौता वैसे तो 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में इस पर साइन हो गए थे, लेकिन अब इसे लागू किया गया है 4 जुलाई 2026 से। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, है ना, सेफ और ट्रांसपेरेंट निवेश एनवायरमेंट को बढ़ावा देना, एक पारदर्शी निवेश वातावरण को दोनों देशों में बढ़ावा देना। तो इसीलिए इंडिया और इजराइल के मध्य में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट 4 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इजराइल OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका पहली मेंबर कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया। यह पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इजराइल शामिल है और इस ऑर्गेनाइजेशन का इजराइल पहला देश है जिससे इंडिया ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया है। अब यहां पर समझना पड़ेगा कि OECD क्या है। एक्चुअल में वर्ल्ड के देशों के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड और बेहतर लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बना था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 1961 में बना था, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 38 मेंबर कंट्री है इसकी, उसमें से इजराइल एक है और हमारा बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, वो इजराइल के साथ ही हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में अगर काउंट करें तो। भारत के पहले एयर फील्ड रबर डैम्स का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इंडिया के पहले एयर फील्ड रबर डैम्स, इनका निर्माण किया जा रहा है भारत के गुजरात राज्य में। गुजरात में 2 एयर फील्ड रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है, 2 नदियों पर। एक गुजरात में बहने वाली हैरण नदी पर यह बनाया जाएगा और एक अंबिका नदी पर, जिसे तापी भी कहा जाता है। इन 2 नदियों पर 2 ऐसे डैम बनाए जा रहे हैं, पर ये इंडिया के पहले एयर फील्ड रबर डैम है। ठीक है, 162 करोड़ से अधिक की लागत की ये परियोजनाएं हैं। उद्देश्य क्या है? वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देना, फ्लड मैनेजमेंट को बेहतर बनाना, एयर फील्ड रबर डैम को यूज किए जाने का या बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है ना, साउथ कोरिया की एक टेक्नोलॉजी है रबर ब्लैडर, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है। इसमें क्या होगा कि रबर के 18 से लेकर 32 के मोटे ट्यूब होंगे, 50 डिग्री से अधिक सेल्सियस की गर्मी ये झेल सकते हैं और लगभग 30 साल तक ये सर्विस दे पाएंगे। अब ये मतलब कम लागत में बनने वाला 30 साल कोई डैम, जो कि 100 मतलब बहुत ही कम लागत 50 से 70 करोड़ में बन गया है ना, और इतने सारे बेनिफिट दे रहा है, तो इसीलिए एयर फील्ड रबर डैम का यूज किया जा रहा है। अब ये होते कैसे? देखिए क्या होता है, एयर फील्ड रबर डैम है ना, एक प्रकार के रबर ब्लेडर से बना लचीला बांध होता है। इसमें हवा भरी जाती है, जब पानी को रोकना होता है हवा भरकर पानी को रोका जाता है, और जब पानी को छोड़ना होता है तो हवा खाली कर दो, वो ट्यूब सिकुड़ जाएगा और पानी बचा हुआ बाढ़ का गाद वो आसानी से बहकर निकल जाएगी। तो वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी एक टेक्नोलॉजी है जिसको अब इंडिया में लागू किया जा रहा है, एयर फील्ड रबर डैम। तो पहली बार इंडिया में कहां बनाया जाएगा? यह बनाया जा रहा है गुजरात राज्य में, और ऐसे 2 डैम का निर्माण किया जा रहा है कैच द रेन इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए। कैच द रेन कैंपेन जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, है ना, जो बारिश का पानी है उसका कंजर्वेशन किया जा सके, इस उद्देश्य से। तो इसी कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं एयर फील्ड रबर डैम भी काम करेगा। तो गुजरात में यह पहली बार इसे 2 डैम बनाए जाएंगे। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन। भारत के प्रसिद्ध समाज सेवी गिरीश भारद्वाज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, पद्मश्री अवार्डी, ठीक है ना, सोशल वर्कर है, गिरीश भारद्वाज। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें 2017 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। आपको पता है ये कर्नाटका से आते हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, भारत में ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कौन है? यह है गिरीश भारद्वाज। 76 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना,
है ना, रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने, बढ़ावा देने, सोशल वर्कर के रूप में योगदान के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। आपको इन्होंने 140 से ज्यादा कम लागत के सस्पेंशन फुट ब्रिज बनाकर दूर दूर के गांवों को आपस में जोड़ा है। सस्पेंशन फुट ब्रिज जो कि आपने देखा होगा तारों से बंधे रहते हैं, लटके रहते हैं हवा में, तो सस्पेंशन फुट ब्रिज बनाने में इनका काफी योगदान था। 140 से ज्यादा इन्होंने अपने जीवन काल में बनाए दक्षिण भारत में। ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, है ना, बहुत ही अच्छा योगदान है। गिरीश भारद्वाज, याद रखना इनको। 76 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। कर्नाटका से आते हैं, 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो आंसर ले लिया है हमने, 2017 में इनको पद्मश्री दिया जा चुका है। डन। तो यहां पर 8 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। देखिए, आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन कहां किया गया? पचपदरा, राजस्थान में। हाल ही में तीजन बाई का निधन हो गया, यह किस प्रसिद्ध लोक कला से संबंधित है? यह पांडवानी लोक कला से संबंधित है, एक लोक संगीत की कैटेगरी है। अरेबियन सी से खोजी गई नई डीप सी फिश स्पीशीज का नाम क्या है? तो यह साइटोप्सिस इंडिका। आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और की टू द सिटी ऑफ टाम्पा से किसे सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिए गए हैं नीता अंबानी को। फिर AI4 गुड ग्लोबल कमीशन के फाउंडिंग मेंबर में कौन से भारतीय उद्योगपति शामिल है? तो सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी और लक्ष्मी एन मित्तल इनमें शामिल है। कल हमने इनकी बात की थी। गगनयान मिशन के लिए सॉल्व का पहला ग्राउंड टेस्ट किस संगठन ने किया? यह है इसरो। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 में AI इनोवेशन कैटेगरी का गोल्ड अवार्ड किस संस्था को मिला है? तो यह है ICMR। अंकटाड द्वारा आयोजित इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसीज के 9वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है इंडिया। और पशुजन्य युद्धाभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। आज के हमने करंट अफेयर डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी ले लेते हैं। 3014 मीटर ऊंची जाफू पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये नागालैंड राज्य में देखने को मिल जाएगी, पूर्वोत्तर भारत में। नल चरित्रम नाटक किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है कथकली से। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 जून को। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। ठीक है, अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉज करके आराम से इसको पढ़ लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।